नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा जो आज चर्चा का विषय है वो रहेगा थानेश्वर का वर्धन वंश, जिसमें मुख्य शासक रहेगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के हम देखेंगे समकालीन शासक कौन थे और उसका राजनीतिक जो स्वरूप है कैसा रहता है उत्तर भारत में हर्षवर्धन के समय। तथा इससे पहले हमने गुप्त काल को पढ़ा है। इस काल में हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो गुप्त काल का वर्चस्व रहता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि उत्तर गुप्त काल में हम देखते हैं कमज़ोर व दुर्बल शासकों की वजह से जो हुण आक्रमण है, पश्चिमोत्तर भारत से हुण आक्रमण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण गुप्त वंश का पतन हो जाता है। और इसी गुप्त वंश के पतन के बाद हम देखते हैं उत्तर भारत में कई जो शक्तियां हैं वो उभर कर सामने आने लगती हैं। तो उनमें से हम देखते हैं एक वर्धन वंश रहता है। तो उसमें हम देखेंगे जैसे ही गुप्त काल का पतन होता है तो उत्तर भारत में श्रीकठ जनपद, जो कि अपने देखेंगे पंजाब और दिल्ली का भूभाग है, उस पर श्रीकठ जनपद में थानेश्वर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। तथा इस पर जो वंश शासन करता है वह रहता है पुष्यभूति वंश, और इसी पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा गया है। तो आइए देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। थानेश्वर का वर्धन वंश उत्तर भारत में हम देखेंगे, उत्तर भारत में जैसे ही गुप्तों का पतन हो जाता है, तो पतन होने के बाद हम देखते हैं श्रीकंठ जनपद जो कि दिल्ली और पंजाब का जो क्षेत्र है, दिल्ली और पंजाब का जो भूभाग है, इसमें एक प्रदेश रहता है थानेश्वर एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। थानेश्वर क्या है? उत्तर भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। तो हम देखेंगे जो इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो भारत का क्षेत्र है, भारत की स्थिति क्या रहती है? यह भारत की स्थिति है। इस प्रकार से हम देखते हैं, ये भारत की स्थिति रहती है। तो थानेश्वर का जो क्षेत्र है, थानेश्वर का क्षेत्र यहाँ पर रहता है पंजाब और जो दिल्ली का भूभाग है, हम देखेंगे पंजाब और दिल्ली का जो भूभाग है, यहाँ पर श्रीकंठ जनपद का उदय होता है। और यहीं पर हम देखते हैं एक थानेश्वर इसी श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत हम देखेंगे थानेश्वर जनपद रहता है। थानेश्वर जनपद एक शक्ति के रूप में उभर कर आता है, जिस पर हम देखेंगे थानेश्वर पर हम देखेंगे कि पुष्यभूति राजवंश का उदय होता है। पुष्यभूति राजवंश का उदय यहाँ पर होता है और यहाँ पर यही राज्य या शासन करते हैं। तो इसी को आगे चलकर वर्धन वंश भी कहा जाता है। तथा इस वर्धन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी के जो स्रोत हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो इनकी राजनीतिक दिशा या दशा के बारे में हमें बताती है। तो उनमें हम सबसे पहले देखेंगे जो रहते हैं इनकी जानकारी के स्रोत, उसमें हम देखेंगे एक तो साहित्यिक स्रोत हैं, दूसरा हम देखेंगे पुरातत्व और विदेशी वर्णन है, जो विदेशी विवरण मिलता है उसके भी देखेंगे हम
तो ये इनकी जानकारी की मुख्य स्रोत रहते हैं। फिर हम देखते हैं इनके साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें हम देखेंगे हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि जिसका नाम रहता है बाणभट्ट। बाणभट्ट को हम देखेंगे। बाणभट्ट के द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की जाती है। मुख्य 2 ग्रंथ हैं बाणभट्ट के, एक तो हर्षचरित्र और दूसरा रहता है कादंबरी। जो हर्षचरित्र है उसमें 8 खंड या 8 उच्छ्वास हैं तथा उनमें से जो 7वां खंड है उसमें हर्षवर्धन का जो सैन्य अभियान है उसकी जानकारी मिलती है। हम देखते हैं बाणभट्ट का हर्षचरित्र ग्रंथ, हर्षचरित्र, और दूसरा रहता है कादंबरी। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है इन पर। कादंबरी व हर्षचरित्र है जो किसके ग्रंथ हैं? ये ग्रंथ रहते हैं बाणभट्ट के। और हर्षचरित्र के हम देखते हैं 8 खंड, 8 खंड अर्थात इन्हें उच्छ्वास भी कहा जाता है। तथा 7वें उच्छ्वास में हम देखते हैं हर्ष के, जो हर्षवर्धन है, हर्ष के सैन्य अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। सैन्य अभियान की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र के किसे 7वें उच्छ्वास से या 7वें मंडल से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे जो विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण में हम देखेंगे ह्वेनसांग भारत कब आता है? ह्वेनसांग भारत कब आता है और यह किसके काल में आता है? भारत आता है हर्षवर्धन के काल में। जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन शासक रहता है तो उसके समय ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आता है तथा इसकी जो यात्रा का विवरण है, ह्वेनसांग की हम देखेंगे यात्रा विवरण है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। इसकी यात्रा का विवरण, इसका एक मुख्य ग्रंथ है सीयूकी। हर्षवर्धन की जानकारी भी देता है ये। इसके यात्रा विवरण का भी वर्णन होता है। किसका ग्रंथ है यह? हर्षवर्धन का ग्रंथ सीयूकी, जो इसके यात्रा विवरण की हमें जानकारी देता है। तथा ह्वेनसांग भारत में 16 वर्षों तक रहता है। कितने वर्षों तक रहता है? 16 वर्षों तक रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इनके जो पुरातत्व स्रोत हैं। तो पुरातत्व स्रोत में हम देखते हैं एक तो वंशखेड़ा अभिलेख, वंशखेड़ा अभिलेख, जिससे हमें वर्धन वंश की क्या मिलती है? वंशावली। वर्धन वंशावली हमें प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है वर्धन वंश की वंशावली? वंशखेड़ा अभिलेख से मिलती है। दूसरा है मधुबन अभिलेख, मधुबन लेख। तथा इसके बाद हम देखेंगे कुछ मोहरें भी प्राप्त होती हैं हमें, यहाँ से हम देखेंगे। उनमें मुख्य है नालंदा और सोनपत, इनसे भी हमें वंशावली मिलती है। मोहरें, कुछ मोहरें रहती हैं। कौन सी? एक तो नालंदा और दूसरी मोहर कौन सी रहती है? सोनपत, जिससे हमें हर्षवर्धन के पूर्ण हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। पूर्ण हस्ताक्षर मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जो हर्षवर्धन की सोनपत मोहर है उससे हर्षवर्धन के भी पूर्ण हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। तो ये थे इनके पुरातत्व और साहित्यिक जानकारी के स्रोत और इनकी जो मोहरें। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी ये वंशखेड़ा अभिलेख, मधुबन अभिलेख और ये इनकी यहाँ से मोहरें प्राप्त होती हैं। तो इनके समकालिक जो शासक हैं यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक कन्नौज राज्य था। कन्नौज पर मौखरी वंश के
ग्रहवर्मा शासक रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कन्नौज पर मौखरी वंश का शासन था। कौन सा? मौखरी वंश शासन करता था। तो बंगाल में हम देखेंगे एक शासक रहता है शशांक। ये जो बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर हम देखेंगे गौड़ नरेश शशांक का राज्य रहता है। तो इसके बाद जो हम देखते हैं यहाँ पर जो असम का क्षेत्र है यहाँ पर शासक था, इसे कामरूप कहते थे उस समय। कामरूप का भास्कर वर्मा शासन करता था। तो इसी वर्धन काल में हम देखेंगे, वर्धन वंश के समय हम देखेंगे जो मालवा का शासक है, ये जो मालवा का क्षेत्र है, ये बंगाल का क्षेत्र है, जो मालवा का क्षेत्र है यहाँ पर शासक था देवगुप्त। और ये जो बीच में नर्मदा घाटी है यहाँ पर हम देखेंगे नर्मदा नदी घाटी, ये जो नर्मदा का क्षेत्र है, तो इसके दक्षिण में हम देखते हैं, दक्षिण में कौन सा राज्य रहेगा? दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण में चालुक्य नरेश था। ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर शासन करता था। और वल्लभी का हम शासक देखेंगे तो वल्लभी का शासक कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय यहाँ पर शासन करता था। तो इनकी जानकारी हम जैसे जैसे इन शासकों को पढ़ेंगे, उनके समकालीन कौन था वहाँ पे हम देखते जाएंगे। तो हम फिर से इसको देखते हैं दोस्तों एक बार। उत्तर भारत में हम देखते हैं गुप्तों का पतन हो जाता है। गुप्तों के पतन होने के कारण क्या रहते हैं? क्योंकि गुप्त काल में देखते हैं जो अंतिम शासक, प्रवर्ती शासक आते हैं वो दुर्बल, कमजोर होते हैं और उसकी वजह से विदेशी आक्रमण या बाहरी आक्रमण, हुणों के आक्रमण मुख्य रूप से कारण बनते हैं इनके पतन का। तो जो शक्तियाँ इनके अधीन सामंत हैं, जो अधीनस्थ राजा हैं, वो भी क्या करते हैं? विद्रोह करने, आवाज़ें उठाना शुरू कर देते हैं, स्वतंत्र होने की चेष्टा करते हैं। जो प्राचीन काल सदियों से चला आ रहा है वैसा ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुप्तों का पतन होने के बाद एक उत्तर भारत में श्रीकठ जनपद का उदय होता है, जो दिल्ली व पंजाब के भूभाग पर स्थित था। और इसी श्रीकंठ जनपद में हम देखेंगे एक प्रदेश आता है, श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत थानेश्वर। इसी थानेश्वर पर शासन करता है कौन सा राजवंश? इसी थानेश्वर पर एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है एक पुष्यभूति राजवंश का हम यहाँ पर देखेंगे उदय होता है और इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? फिर से हम देख लें थोड़ा। जो थानेश्वर का क्षेत्र कहाँ पर है? यहाँ पर हम देखेंगे ये जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है। यहाँ पर हम देखेंगे श्रीकठ जनपद का उदय होता है और इसी श्रीकठ जनपद में थानेश्वर एक प्रदेश रहता है जो वर्तमान के हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो वो था थानेश्वर का उदय यहाँ पर होता है। और इसकी जानकारी के स्रोत हम देखेंगे यहाँ पर जो वंश शासन करता है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले साहित्यिक स्रोत कौन कौन से रहते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में हम देखेंगे प्रमुख रूप से बाणभट्ट के दो ग्रंथ थे, एक तो हर्षचरित्र और दूसरा कादम्बरी, दो ग्रंथ थे। इन दो ग्रंथों में मुख्य रहता है हर्षचरित्र, जिसके पूर्वी जो हर्षवर्धन है इसकी पूरी जानकारी देता है, वर्धन वंश की पूरी जानकारी देता है। इस हर्षचरित्र में हम देखते हैं 8 खंड रहते हैं और इन 8 खंडों को क्या कहा जाता है? उच्छ्वास भी कहा जाता था। और इनमें महत्वपूर्ण देखते हैं हम 7वां खंड है जो उच्छ्वास है। 7वां खंड हर्ष के सैन्य अभियान की जानकारी देता है। अगर हमसे पूछा जाए कि जो हर्षवर्धन के द्वारा सैन्य अभियान किया जाता है, विजय की नीति अपनाई जाती है, तो वो हर्षचरित्र के कौन से खंड में मिलेगा? तो 7वें उच्छ्वास या 7वें खंड में मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इनके जो विदेशी विवरण है, विदेशी विवरण हम प्रमुख रूप से किसे देखेंगे? वहनसांग को देखेंगे। वहनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आता है तथा वहनसांग का जो यात्रा विवरण है वो उसके ग्रंथ सीयूकी से प्राप्त
होता है तथा यह भारत में 16 वर्षों तक रहता है। और दूसरा है इसके पुरातत्व स्रोत। पुरातत्व स्रोतों में हम देखेंगे वंशखेड़ा का अभिलेख है, मधुबन लेख है और कुछ मोहरे हैं। वंशखेड़ा अभिलेख, वंशखेड़ा अभिलेख दोस्तों किसकी जानकारी देता है, हमने देखेंगे हम वर्धन वंश की जो वंशावली है उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, वंशखेड़ा लेख से मिलती है। उसके बाद रहता है मधुबन, मधुबन लेख, यह भी प्रमुख रहता है। 2 अभिलेख हैं जो वर्धन वंश से संबंधित रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इसके बाद हम बात करें तो मोहरों की, वर्धन वंश की जानकारी देने वाली, इनकी वंशावली की जानकारी देने वाली 2 मोहरें रहती हैं। और में हम देखेंगे एक तो नालंदा मोहर है, दूसरी कौन सी है, सोनपत मोहर है। सोनपत मोहर की विशेषता है कि सोनपत मोहर से हर्षवर्धन के पूर्ण हस्ताक्षर हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न आता है कि हर्षवर्धन के पूर्ण हस्ताक्षर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, सोनपत से, वंशखेड़ा से, नालंदा से। तो हम देखेंगे सोनपत मोहर से हर्षवर्धन है जो, इसके हमें संपूर्ण हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। तो ये थे इनकी जानकारी के स्रोत, इनका जो क्षेत्र है, कहाँ पर निवास करते थे और उत्तर भारत की स्थिति क्या थी उस समय। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर शासन कौन कौन शासक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश, वर्धन वंश देखें तो हम दोस्तों जो वर्धन वंश है, जो वर्धन वंश के अभिलेख हैं, लेखों से, इनके लेखों से हमें इनका जो प्रथम शासक है वो नरवर्धन का उल्लेख ही मिलता है। जो वर्धन वंश के हम अभिलेख देखेंगे तो अभिलेखों में हमें इनका प्रथम शासक नरवर्धन का ही उल्लेख मिलता है। अगर हम बाणभट्ट को देखें तो बाणभट्ट वर्धन वंश का प्रथम शासक किसे बताते हैं, प्रथम शासक बताते हैं वो पुष्यभूति को, प्रथम शासक पुष्यभूति को बताते हैं। लेकिन सर्वमान्य मत में से माना जाए तो नरवर्धन को ही माना जाएगा। और इनका प्रथम शासक है जो, प्रथम शासक किसे माना जाता है, नरवर्धन को ही इनका प्रथम शासक माना जाता है, प्रथम शासक माना जाता है। और इनकी वंशावली भी हमें वंशखेड़ा अभिलेख से मिलती है। तो पहले हम देखेंगे शासक कौन कौन से हैं, नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, और अगला प्रभाकरवर्धन इनके शासक रहते हैं। प्रभाकरवर्धन को वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जनक माना जाता है। वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जनक किसे माना जाता है, प्रभाकरवर्धन को माना जाता है। क्योंकि प्रभाकरवर्धन के ही द्वारा सर्वप्रथम कौन कौन सी उपाधियां धारण की जाती हैं, परम भट्टारकर व महाराजा धीराज की उपाधियां कौन धारण करता है, सर्वप्रथम प्रभाकरवर्धन ही वर्धन वंश में इन उपाधियों को धारण करता है। तथा प्रभाकरवर्धन है जो हमें हर्ष चित्र का चौथा उच्छ्वास है, उससे हमें पता चलता है कि प्रभाकरवर्धन के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। उनके नाम हम देखेंगे इस प्रकार से। दो पुत्र, एक था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राज्यश्री इसकी एक पुत्री थी और ये दोनों इसके पुत्र थे। तथा इनकी सेवा के लिए इनकी बुआ का लड़का भंडी जो क्या है प्रभाकरवर्धन के दरबार में रहता है, इन तीनों की सेवा के लिए इसे भेजा जाता है। तो जो राज्यश्री है, राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक, हम यहाँ पर देखते हैं कन्नौज का शासक रहता है मौखरी वंश का एक ग्रहवर्मा।
कौन है शासक? वो कनौज का ग्रहवर्मा एक शक्तिशाली शासक रहता है, जिसके साथ इस राज्यश्री का विवाह कर दिया जाता है। किसके साथ? कनौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ, जिसका वंश कौन सा है? मौखरी वंश है, जिसका राजनीतिक उद्देश्य रहता है। और इससे मित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो जो वर्धन वंश का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, अपनी सदृढ़ता के लिए यहाँ पर वो इनसे वैवाहिक संबंध बनाते हैं। तो राज्यश्री व ग्रहवर्मा का विवाह कर दिया जाता है, विवाह भी कर दिया जाता है। तो इसी समय हम देखते हैं, जब प्रभाकर वर्धन के समय हम देखेंगे कि उत्तर भारत में ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, तो यहाँ पर हुणों का आक्रमण होता है। हुण आक्रमणकारी, हुण क्या करते हैं? यहाँ पर आक्रमण करते हैं। हुणों का आक्रमण होता है। पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में हुणों के उपद्रव हमें देखने को मिलते हैं। हुणों द्वारा यहाँ पर उपद्रव किया जाता है। तो प्रभाकर वर्धन अपने पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन को इनका प्रतिरोध करने के लिए, परास्त करने के लिए भेजता है। लेकिन जो हर्षवर्धन है वो आखेट का आनंद लेते हुए हिमालय के क्षेत्र में ही खो जाता है, वहीं पर आखेट का आनंद लेकर। लेकिन जो राज्यवर्धन है इन हुणों को परास्त करता है, इन हुणों के उपद्रव को दबा देता है। हम देखेंगे प्रभाकर वर्धन के द्वारा इन दोनों को कहाँ भेजा जाता है? इन दोनों को हुणों का प्रतिरोध करने के लिए, हुणों के प्रतिरोध के लिए उत्तरापथ को भेजा जाता है। और यह उत्तरापथ का क्षेत्र है जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है जो उत्तरापथ कहलाता था। तथा यहीं पर हुणों का आक्रमण होता है। जो गंधार है, जो कंबोज का क्षेत्र है, ये उत्तरापथ कहलाता था। तो प्रभाकर वर्धन अपने पुत्रों को भेजता और राज्यवर्धन इनका प्रतिरोध करता है। यहाँ पर जाता कौन है? दबाता कौन इन्हें? राज्यवर्धन इनको जीत लेता और परास्त कर यहाँ से इन्हें खदेड़ देता है। तो इसके बाद होता क्या है? जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ जाते हैं। जो प्रभाकर वर्धन है ये बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो इनकी सूचना राज्यवर्धन को दी जाती है। राज्यवर्धन जो यहाँ से गए हुए हैं, प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है? इतने में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, थानवेश्वर का जो राज्य है, राजवंश है, यहाँ का जो सिंहासन है, राजा वहीन हो जाता है। तो वहाँ पर हम देखेंगे जो मालवा का शासक है, यहाँ पर हम देखते हैं मालवा का क्षेत्र है, जो मालवा का शासक देवगुप्त इस सिंहासन वहीन जो क्षेत्र है इसको हड़पना चाहता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है? कनौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है देवगुप्त। कनौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? देवगुप्त जो कि एक मालव नरेश, जो मालवा का शासक है, इसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हम देखते हैं राज्यवर्धन है जो अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण करना चाहता है, वो शासक नहीं बनना चाहता। जैसे ही संवादक के द्वारा इसकी बहन राज्यश्री को बंदी बनाए जाने और कारागृह में डालने की सूचना मिलती है तथा ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त द्वारा करने का इन्हें सूचना मिलती है, तो ये बौखला उठते हैं तथा इसका बदला लेने के लिए राज्य जो प्रशासन है, शासन है, उसको सिंहासन को संभालते हैं तथा शासक बनते हैं और शपथ लेते हैं मालवा नरेश देवगुप्त की हत्या करने की, इन्हें समाप्त करने की। और यहाँ पर हम देखते हैं जो गौड़ नरेश शशांक है, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर गौड़ नरेश, शशांक और देवगुप्त, इन दोनों में क्या होती है? मित्रता होती है। ये दोनों मित्र होते हैं, दोनों में मित्रता होती है इस राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने की। तो देवगुप्त को सबक सिखाने के लिए राज्यवर्धन है जो यहाँ से चलता है और मालवा नरेश देवगुप्त की
हत्या कर देता है, अपने बहनोई ग्रहवर्मा का वो बदला ले लेता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं ग्रहवर्मा की हत्या के बाद वो गौड़ नरेश शशांक यहाँ से उसकी हत्या करता है और गौड़ नरेश शशांक की तरफ रुख करता है इसे परास्त करने के लिए। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर वर्धन वंश के लेखों में हमें जानकारी क्या मिलती है। वर्धन वंश के लेखों में हम देखेंगे नरवर्धन का हमें उल्लेख मिलता है, प्रथम शासक नरवर्धन का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो बाणभट्ट हर्षचरित्र में वो क्या बताता है, जो वर्धन वंश है इसका प्रथम शासक वो किसे बताता है, पुष्यभूति को बताता है। किसे बताता है? बाणभट्ट के अनुसार पूछा जाए तो वर्धन वंश का शासक कौन रहेगा, पुष्यभूति रहेगा। अगर लेखों की बात करें वर्धन वंश के तो कौन रहेगा यहाँ पर शासक, नरवर्धन रहेगा। और प्रथम शासक नरवर्धन को ही माना जाता है, नरवर्धन को ही इनका प्रथम शासक माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकी वंशावली जो वंशखेड़ा अभिलेख से मिलती है, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन प्रथम शासकों का उल्लेख मिलता है। तो प्रभाकर वर्धन है जो इन्हें इनकी स्वतंत्रता का जनक माना जाता है और इसके द्वारा परम बटारकर व महाराजा धीराज की दो उपाधियां ली जाती हैं जो इनकी स्वतंत्रता का सूचक है। तो प्रभाकर वर्धन के हम देखते हैं चौथे उच्छ्वास से हमें जानकारी मिलती है कि दो पुत्र व एक पुत्री होती है। दो पुत्र कौन कौन से, एक राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। एक पुत्री होती है राज्यश्री जिसका विवाह कन्नौज के शासक मौखरी वंश के शासक रहते हैं ग्रहवर्मा, जिनसे इनका विवाह कर दिया जाता है तथा कन्नौज के साथ थानेश्वर के संबंध जो मैत्रीपूर्ण रहते हैं जिनका एक राजनीतिक उद्देश्य रहता है। लेकिन प्रभाकर वर्धन के समय क्या होता है, उत्तरापथ में आक्रमण होता है हुनों का, जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है। हुनों का आक्रमण को विफल करने के लिए प्रभाकर वर्धन के द्वारा राज्यवर्धन को पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इस उपद्रव को दबाने के लिए भेजा जाता है तथा इस उपद्रव को यह दबाता है। इतने में क्या होता है, पीछे जो प्रभाकर वर्धन है ये बीमार पड़ जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो राज्यवर्धन है वो सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, संन्यास ग्रहण करना चाहता है। तो क्या होता है, जब उसे पता चलता है संवादक के द्वारा कि उसकी बहन राज्यश्री की जो पति है ग्रहवर्मा इसकी हत्या कर दी गई है, किसके द्वारा, मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा और शासक शशांक है जो गौड़ नरेश, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की। तो इसका बदला लेने के लिए वो सिंहासन पर बैठता है और अगला शासक बनता है राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की जो आगे कहानी है वो आगे पढ़ेंगे।